इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 हमारा लोकल मलयालम सेशन होता है। तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर हीना बी शाह। डॉक्टर हीना का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम में। और थैंक यू। डॉक्टर हिना बीएचएमएस हैं और अभी फिलहाल ऑब्स्टेट्रिक और गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, सीवीएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, और वहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और एज अ प्रोफेसर भी पढ़ाती भी हैं। उन्होंने 1998 में एसपी यूनिवर्सिटी से बीएचएमएस किया है और 20 से अधिक वर्षों में गायनी और ऑब्स्टेट्रिक के केसेस जो है वो होम्योपैथी से वो मैनेज करती हैं। इससे पहले वे महालक्ष्मी महिला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वडोदरा में असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और काफी सारे इन्होंने पेपर्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल्स में रिसर्च पेपर्स सबमिट किए हैं। उनको होम्यो रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तो आज के इस सेशन में डॉक्टर हिना बी शाह हमें भी एक फीमेल प्रॉब्लम जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज इन पेरीमोनिपॉजल एंड मेनोपॉजल वुमेन, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और होम्योपैथिक मैनेजमेंट, इस टॉपिक के ऊपर मैम आज अपना सेशन देंगी। तो डॉक्टर हिना, आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके, तो सबसे पहले धन्यवाद। अ, शुभ संध्या सभी को। और डॉक्टर एम के सहानी सर, आपका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमको ये सेशंस के लिए इनवाइट करते हैं। और मैं गायनेक और ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं हर बार गायनेक टॉपिक ही चूज करती हूँ, बिकॉज इन प्रैक्टिस ऑल्सो आई ट्रीट सो मेनी नंबर ऑफ द पेशेंट्स फॉर द गायनेक कंप्लेन। तो इसीलिए मैं ये सब्जेक्ट ज्यादा चूज करती हूँ। और दूसरी बात बताना चाहती हूँ कि हिंदी वाला सेशन है, पर शायद बीच बीच में इंग्लिश ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी मैं अपना स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ। यस मैम, प्लीज कर दीजिए। मैं यस मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके। मैम। तो हम अभी पेरीमेनोपोज और मेनोपोज फेज ऑफ वुमेन्स लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्त्री ये प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत अंग है, और उसको अ, तीन उसमें जाना पड़ता है, जैसे कि तीन अ, उसके लाइफ मेजर चेंजेस है: प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज। So first of all, that the woman has to live this life in three different phases: puberty, pregnancy, and menopause. So the menopause, when changes are going to be occur, before that there is a perimenopausal problems are there, menopausal problems are there, as well as the postmenopausal problems are there. So first we discuss in a, हम थोड़े शॉर्ट में मेनोपोज के लिए बात करेंगे। तो मेनोपोज इज वन ऑफ द ग्रीक वर्ड, so it is derived from manos means menses and pause means stop. It is a physiological and natural event in the life of a woman when there is a permanent cessation of the menstruation due to the loss of ovarian follicular activity. So ovaries काम करना बंद कर देती है, जो हमारा अंडाशय है वो बीज बनाना बंद कर देता है, तब जाके परमानेंटली मेनोपोज स्थापित हो जाता है। और दिस इज वन ऑफ द नेचुरल प्रोसीजर। सो इफ एनी, कोई भी स्त्री अगर 1 साल तक उसको माहवारी नहीं आती है, लगातार 1 साल तक, तो हम उसको मेनोपोज बोल सकते हैं। और जनरली मेनोपोज हर एक स्त्री में जो मासिक धर्म जो बंद हो जाता है और मेनोपोज एस्टेब्लिश हो जाता है, उसकी एज है 55 to 60 years. So before the
55 to 60 years, there is a permanent stoppage of the menstruation. The woman has to go through the perimenopausal and menopausal changes. So we are going to discuss about the perimenopausal changes and the menopausal changes. मैं मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एंड डॉक्टर नेहा, यू आर एबल टू शेयर माय पीपीटी और नॉट? मैम आपकी पीपीटी डाउनलोड ही नहीं हो रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। ओके। यस मैम। मैं दूसरी एक पीपीटी है वो शेयर करती हूँ, शायद वो हो जाए आपको। ओके एक मैम। मिनट, जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ जी। ये शेयर कर रही हूँ, शायद हो जाए तो देखिए। 1.8 MB का है। हाँ, और अभी हम लोग आगे बात करते हैं। तो जब माहवारी बंद हो जाती है, 1 साल तक लगातार मासिक धर्म नहीं आता है, तब उसको मेनोपॉज बोला जाता है। और उसके पहले जो हमारा अंडाशय है, उसके सुनो बारे में आंसर मैं सुनो। बताना चाहती हूँ। आंसर सुनो। दे दूंगी। जल्दी आंसर सुनो। ये शेयर हो रही है डॉक्टर नेहा? मैम ये डाउनलोड ही नहीं हो रही है। अरे बाप रे! तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ और यस सब मैम, बोल रही प्लीज आप कंटिन्यू करिए। हूँ। ओके, ठीक है। सो जो हमारा ट्राई कर रही हूँ, अंडाशय, अगर डाउनलोड हो जाएगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर। यस मैम। ओके मैम, कोई बात नहीं है। यस। तो जो हमारा अंडाशय है वो जो बीज बनाना बंद कर देता है, तब जाके माहवारी बंद हो जाती है। तो भगवान ने जब एक लड़की को बनाया है, तब पहले ही उसमें जो बीज है, जो वो गर्भाशय में होती है अपनी माता के, तब उसकी संख्या होती है 7 मिलियन। और जब उसका जन्म होता है, तब ये जो अंडाशय के जो बीज है उसकी संख्या होती है 2.5 मिलियन। और जब उसको पहली माहवारी आती है, तो उसकी संख्या होती है 4 लाख। और धीरे धीरे से वो कम हो जाना शुरू कर देता है। और जब वो पूरा कम हो जाना शुरू करता है, तब जाके मेनोपोज आता है। और जब मेनोपोज आता है, पर उससे पहले एट द एज ऑफ 40 साल की उम्र से 45 साल की उम्र में पेरीमेनोपोजल फेज आता है। तो जब पेरीमेनोपोजल फेज आता है, तब जो हमारे अंतस्त्राव है, जो बेसिक हार्मोन विच आर डिपेंड ऑन द मेंस्ट्रुएशंस, सो जनरली हमारी माहवारी के लिए जो चीजें काम करती है, वो है अंतस्त्राव। तो वो अंतस्त्राव में एक तो होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरी, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये सारे मिला के उसके पीछे काम करते हैं, पर मेजर रोल होता है ओवरीज का और हमारे अंडाशय का। तो मेजर हॉर्मोन्स होते हैं इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। सो उसके ऊपर पूरा हमारा जो ये मासिक धर्म है वो डिपेंड होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ द एफएसएच, देन एलएच, देन इस्ट्रोजन, progesterone. So these four hormones are very very important, and along with this the TSH hormone is important for the development of the menstruation. पर जब पेरीमेनोपॉजल एज आता है, तो ये जो हमारे हॉर्मोन्स है, एफएसएच, एलएच, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये बराबर से काम नहीं करते हैं। जब ये बराबर से काम नहीं करते हैं, तो महिलाओं को अलग अलग तरह की शिकायतें होना शुरू हो जाती है। तो उन शिकायतों में सबसे पहले माहवारी में अनियमितता आना शुरू होती है। और जो ये अनियमितता आती है, उसके 5 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है मैनोरेजिया। तो मैनोरेजिया मीन्स the women are always coming in a OPD or in our practice with that they having a very heavy bleeding. So it is the regular menstruation cycle. और पहले मैं ये समझाना चाहती हूँ कि 40 से 45 साल की उम्र में माहवारी में अनियमितता आती है। और अनियमितता आने का पहला स्टेप है मैनोरेजिया। दूसरा है कोई महिला मैनोरेजिया की शिकायत लेके आ सकती है, कोई महिला पोलीमेनोरेजिया की शिकायत लेके आ सकती है, कोई महिला
मेट्रोरेजिया की शिकायत लेके आ सकती है, और कोई महिला ओलिगोमेनोरिया की शिकायत लेके भी आ सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस है बिफोर देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द मेनोपॉज। तो पहले हम बात कर रहे हैं, मासिक जब नियमित होता है तो वो हर 28 दिन में आता है, और वो 4 से 5 दिन रुकता है, और जो ब्लड लॉस होता है वो 80 ml होता है। और जब महावारी अनियमित हो जाती है तो उसका पहला रूप है मैनोरेजा। तो मैनोरेजा महावारी उसका टाइम पे ही आती है, पर उसमें जो ब्लीडिंग की क्वांटिटी होती है वो 80 ml से ज्यादा हो जाती है। तो व्हेन द ब्लीडिंग इज मोर देन 80 ml एंड द ड्यूरेशन, जो 4 से 5 दिन महावारी चलती है उसकी जगह महावारी चलती है हमारी 7 दिन 10 दिन, तब जाके हम उसको बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मैनोरेजिया है। तो मैनोरेजिया होने का मुख्य कारण क्या रहता है? तो मैनोरेजिया होने का मुख्य कारण ये रहता है कि पहले तो खून की कमी पाई जाती है, और दूसरी चीज है मैनोरेजिया डेवलप होने की एनी ऑफ द pelvic पैथोलॉजी। तो pelvic पैथोलॉजी जो कॉमनली पाई जाती है वो है फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस, एडिनोमायोसिस। So these two pathology is nowadays very common in the practice, and this is most commonly responsible behind the development of the state of the menorrhagia. Okay, so menorrhagia is bleeding is coming at the regular cycle, but the quantity is the excessive and the duration is longer than the 7 days. तो पहले ये रूप होता है, और ये पेशेंट को क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है आइदर फाइब्रोइड ऑफ यूट्रस और एडिनोमायोसिस, और पेशेंट में बी सफरिंग फ्रॉम द थायराइड डिसऑर्डर्स। नाउ दूसरा चीज जो होता है प्रैक्टिस में, व्हेन द पेशेंट इज एंटरिंग द पेरीमेनोपॉज एज और मासिक में अनियमितता आती है, तो वो होता है पोलीमेनोरिया। सो इन केस ऑफ पोलीमेनोरिया, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ साइक्लिक ब्लीडिंग। यहाँ पे हमारी औरतों में माहवारी 28 दिन पे आती है, इसकी जगह यहाँ पे रेगुलरली माहवारी हर 21 दिन पे आती है, उसको बोलते हैं पोलीमेनोरिया। और ये जो पोलीमेनोरिया होता है, इन दिस कंडीशन द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्पीड अप, और उसकी वजह से जो हमारी फॉलिकुलर फेज की जो साइकिल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, और उसकी वजह से देर इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ पॉलीमेनोरिया। सो instead of 28 days follicular phase is speed up, the cycle is coming regularly at every 21 days. ओके, नाउ तीसरी जो कॉमन शिकायत पाई जाती है माहवारी में अनियमितता की एट द एज ऑफ 40 और 55, वो है मेट्रोरेजिया। तो इन केस ऑफ मेट्रोरेजिया, सो दिस इज कंप्लीटली इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। यहाँ पे कुछ अता पता ही नहीं होता है, कभी माहवारी आ जाती है 10-15 दिन में, कभी माहवारी आ जाती है 20 दिन में, कभी माहवारी आ जाती है 30-35 दिन पे, और वो इतना लंबा चलती है, 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, कभी कभी 20 दिन चलती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मेट्रोरेजिया। तो जब पेशेंट को मेट्रोरेजिया की शिकायत होती है तो क्या होता है? तो जनरली वी हैव टू फाइंड अ कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मेट्रोरेजिया। इज एनी ऑफ द इन्फेक्शन इज देयर, और sometimes there is a develop, and this condition is having sometimes any of the extra growth inside the uterine cavity like fibroid or adenomyosis, or patient को कोई पोलिप हुआ है, or the patient is suffering from cancer, endometrial carcinoma or the carcinoma of the cervix. This is the most common cause which is responsible behind the मेट्रोरेजिया। सो मेट्रोरेजिया इज कंप्लीटली इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। यहाँ पे ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है और बहुत ज्यादा दिनों तक चलती रहती है, बराबर है। तो तीसरी कंडीशन थी मेट्रोरेजिया। नाउ चौथी कंडीशन जो होती है वो होती है ओलिगोमेनोरिया। सो ओलिगोमेनोरिया मीन्स
In case of polymenorrhea, we discussed that menstruation cycle is the cyclic one and it is coming at every 21 days. यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया में menstrual जो bleeding होती है वो हर 35 दिन पे आती है. एवरी 35 days द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज गोइंग टू बी कम, और वो वही रफ्तार पे कांस्टेंट रहती है. सो यहाँ पे जो कारण बताया गया है ओलिगोमेनोरिया के पीछे, जब पेशेंट को पॉलीमेनोरिया होता था, साइकिल हर 21 दिन पे आती है, तो वहां पे फॉलिकुलर एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है. यहाँ पे जब पेरिपेनोपॉज़ल होता है और पेशेंट को ओलिगोमेनोरिया डेवलप होता है, महावारी हर 35 दिन पे आती है, यहाँ पे ovaries are now not going to be respond to the follicular stimulating hormone, और उसकी वजह से महावारी जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, वो लंबा हो जाता है और उसकी वजह से ओलिगोमेनोरिया डेवलप होता है. महावारी हर 35 दिन पे आती है, बराबर है. तो ये कॉमन कंडीशंस है. और दूसरा एक कंडीशन है हाइपोमेनोरिया. हाइपोमेनोरिया मीन्स द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज कमिंग very scanty in quantity and it is lasting only for 1 to 2 days. बराबर है. तो ये 5 चीजें मासिक में अनियमितता की पाई जाती है पेरीमेनोपॉजल एज के दौरान हर महिलाओं में. और इस कंडीशन को पहले हम बोलते थे डीयूबी, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, बट नाउअडेज द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजी इज सजेस्टिंग दैट हम अभी उसको बोलेंगे एयूबी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. तो हर एक महिला हमारे पास आती है और ज्यादातर 40 से 45 की उम्र में या 35 वर्षों के बाद ये कंप्लेन करती है कि मेरी माहवारी अनियमित हो गई है और कभी कभी माहवारी आती भी नहीं है 2-3 महीना तक. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमेनोरिया. सो दिस थिंग्स आर वेरी कॉमन एट द पेरीमेनोपॉजल एज. तो हम पहले बात करेंगे कि जब पेशेंट हमारे पास प्रैक्टिस में आएगा तो वो पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे. तो पहले हमको उसको पूछना है उसको मैनोरेजा है, मेट्रोरेजा है, उसको पोलीमेनोरिया है, उसको ओलिगोमेनोरिया है. फर्स्ट हमको वो डिसाइड करना पड़ता है प्रैक्टिस में, बराबर है. तो वो मैंने आपको समझा दिया है कि अगर मैनोरेजा होगा तो साइकिल रेगुलर होगी बट ब्लीडिंग ज्यादा होगा. अगर मेट्रोरेजा होगा तो वो कंप्लीटली एसाइक्लिक होगा और उसका कुछ अता पता ही नहीं होगा. तो पहले पेशेंट जब हमारे पास आएगा महावारी की अनियमितता को लेके, तो हमको सबसे पहले उसमें चेक करना है कि पेशेंट का एचबी लेवल क्या है. तो हीमोग्लोबिन लेवल, कंप्लीट ब्लड काउंट इज द फर्स्ट थिंग is we have to advise in the investigation. But before going to investigation, what we have to check in our patient. तो जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो पेशेंट पहले तो सुस्त होगा और उसमें कोई ताकत ही नहीं होगी, और वो हमसे बात करेगा तो वो उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हुआ होगा बिकॉज ऑफ द मैनोरेजा मेट्रोरेजा कंप्लेन इज देयर. तो उसकी पर्सनल लाइफ में भी उसको प्रॉब्लम होगी, सोशल लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी. वो प्रॉब्लम्स हम ज्यादातर पाएंगे. और जब हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज द टीसीएन. TCN means the tongue, conjunctiva, and nails. When we are examining these three things, this is in the extreme level of the pallor because of the heavy bleeding or the irregular bleeding, which is followed by the heavy bleeding. So this can lead to the development of the anemia. So anemia एक ऐसी चीज है कि अगर पेशेंट को महावारी ज्यादा आती है तो एनीमिया होता है, बराबर है. और अगर एक बार एनीमिया हो गया तो एनीमिया की वजह से there is a development of menorrhagia. So menorrhagia, metrorrhagia is a vice versa condition of anemia. Either your patient is anemic, then patient is suffering from the menorrhagia. Either your patient is suffering from the menorrhagia, patient develop the anemia. Okay. तो पहले हमको टीसीएन देखना है, फिर हम उसका
परवजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे. सो इन परवजाइनल एग्जामिनेशन व्हेन द पेशेंट इज इन द एक्यूट स्टेट ऑफ द ब्लीडिंग, वी डोंट or we never have to do the pervaginal examination. So when we doing a pervaginal examination, we have to check for number of a sanitary pad and the patient is passing the clots. So when the patient is using a thick number of sanitary pads and there is a passage of clot is there, this will be suggesting about the heavy bleeding per vagina. And in this condition, we don't have to do the bimanual per vaginal examination. Instead of this, we have to directly send a patient to the USG एग्जामिनेशन. ओके. अगर हम एग्जामिनेशन करते हैं तो समटाइम उसका ब्लीडिंग ज्यादा हो सकता है, उसकी वजह से हमको एग्जामिनेशन करना नहीं है. और दूसरी पेशेंट की कंप्लेन होगी, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टैकीकार्डिया एज वेल एज द पाल्पिटेशन एज वेल एज द ब्रेथलेसनेस. तो ज्यादातर पेशेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट में चले जाते हैं कि मेरे को सांस फूल रही है उसकी वजह से. पर सांस क्यों फूल रही है? पेशेंट एनीमिक हो गया है, पेशेंट को महावारी ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से उसकी सांस फूल रही है. तो पेशेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट में चला जाएगा और उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिलेगा. बराबर है. तो ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रही हूँ. और दूसरा, हम अभी बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की. तो इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट थिंग इज रिक्वायर्ड द कंप्लीट ब्लड काउंट. सो कंप्लीट ब्लड काउंट में पहले हमको चेक करना है उसका हीमोग्लोबिन, दूसरा हमको चेक करना है उसका ब्लीडिंग टाइम एंड द क्लॉटिंग टाइम, एंड तीसरा हमको चेक करना है पेशेंट का थायराइड हार्मोन T3 T4 TSH. अगर हम T3 T4 TSH चेक करते हैं तो आइदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म. This we can able to evaluate. So in the investigation, these are the common investigations we advise to the patient in the routine practice. Either you are doing a homeopathic practice, also you can advise these investigations to the patients in the routine base. And another thing is that the USG is very important. USG, either it is the TS, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, और TVS, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी. इन दोनों में से कोई भी आप हम एडवाइस कर सकते हैं. पर हमको अगर एडिनोमायोसिस पैथोलॉजी को फाइंड आउट करना है तो हमको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी ही करवानी पड़ती है. अगर हमको यूट्राइन फाइब्रोइड सब म्यूकस वैरायटी है उसका और वो फाइंड आउट करना है तो भी हमको ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी करवानी पड़ती है. सो TS एंड TVS इज द important investigation is there. And nowadays the another investigation which is advised to the patient is the DNC. So DNC is two things. It is going to be helpful. DNC सबने सुना ही होगा, डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव थेरापी. तो वो हमको बता सकता है कि पेशेंट में जो महावारी में चेंज आया है, मैनोरेजा, मेट्रोरेजा, पोलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, कुछ भी डेवलप हुआ है तो उसके पीछे the most common thing is going to be happen is the endometrial hyperplasia. तो मैं ये बताना चाहूंगी व्हाट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया. तो हमारा जो यूट्रस होता है उसकी 3 लेयर होती है, राइट? वो सबको पता ही है. देयर इज अ पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. सो एंडोमेट्रियम थिकनेस which is normal one is 4.5 to 5.5 mm. पर जब पेरीमेनोपोजल एज होती है तब एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ अनअपोज एस्ट्रोजन. और उसकी उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया. तो पेशेंट को जब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया होता है तो कॉमनली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि गर्भाशय की जो दीवार है वो थोड़ी मोटी हो गई है. तो दिस कंडीशन इज नोन एज द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया. तो जब हम लोग पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन में डीएनसी बोलते हैं तो डीएनसी इज वन ऑफ द डायग्नोस्टिक थेरापी एज वेल एज द क्यूरेटिव थेरापी इन द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेरीमेनोपोजल AUB, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग. तो जो कोई पेशेंट की गर्भाशय की जो दीवार है उसकी थिकनेस 10 mm हो गई है और उस पेशेंट को हमने डीएनसी करवाने की एडवाइस की है तो वो ऑलरेडी स्क्रैप हो जाएगा. तो 6 महीने तक और 12 महीने तक पेशेंट का जो माहवारी है वो नियमित रहेगा. और
हाउ इट इज हेल्पफुल एज अ डायग्नोस्टिक, तो हम उससे पता भी कर सकते हैं कि आइदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया और आइदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है वो पहले होती है सीबीसी। सीबीसी में इंपॉर्टेंट है एचबी, प्लेटलेट काउंट एज वेल एज द bleeding time, clotting time, thyroid function test is important, and also the important one is the transabdominal sonography and transvaginal sonography as well as the DNC। और अभी लेटेस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है लेप्रोस्कोपी, बराबर है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कॉमनली रिकमेंड की जाती है ड्यूरिंग द पेरीमेनोपॉजल कंप्लेन लाइक द एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, आइदर मेनोरेजा, मेट्रोरेजा, ओलिगोमेनोरिया or the hypomanoria or the polymanoria, any of thing is happen, these all investigations are advised to the patient। अभी हम बात कर रहे हैं कि एलोपैथी में जब पेशेंट आता है तो वो लोग क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, बराबर है। तो जब भी कोई पेशेंट एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है और जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाता है, तो वो लोग पहले पेशेंट की तकलीफ होती है, माहवारी अनियमित हो गई है, ज्यादा दिन आती है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो पहले ट्राई करेंगे पेशेंट। और कभी कभी पेशेंट को फाइब्रोड की तकलीफ है और एडिनोमायोसिस की तकलीफ भी है, पैथोलॉजी है, तो उस पेशेंट को पेन भी ज्यादा होता होगा लोअर एब्डोमिनल रीजन में, राइट। तो उन कंडीशंस में जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, और वो चॉइस ऑफ पेन किलर होता है वो होता है मिफेनेमिक एसिड, उसका नाम है मेफ्टाल स्पास। so this helpful in controlling the uterine contractions। अगर पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रोड है और एडिनोमायोसिस है तो हैवी ब्लीडिंग के साथ उसको पेन होता है, तो वो उसमें हेल्पफुल रहता है। और दूसरा वो लोग ट्राई करते हैं पेशेंट के ऊपर हीमोस्टेटिक ड्रग्स। सो मोस्ट कॉमनली जो हीमोस्टेटिक ड्रग आजकल यूज की जाती है वो है, चॉइस ऑफ ड्रग इज द टेरानेमिक एसिड और उसका नाम है ट्रेनोस्टेट। तो ज्यादातर पेशेंट को हीमोस्टेटिक के रूप में ट्रेनोस्टेट दिया जाता है, तो उसके कारण माहवारी बंद हो जाती है। और दूसरा जो ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ। तो अगर हमारे हार्मोन उसके ही नेचुरल रूप में अगर खत्म हो रहे हैं और ये गायनेकोलॉजिस्ट पेशेंट को अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर भेज रहा है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे भेज रहा है, तो हम जो हमारा नेचुरल प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बराबर है। तो दिस इज द कॉमन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन अ एलोपैथी। और पेशेंट को रेस्ट एश्योरेंस दिया जाता है और दूसरा एनीमिया का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर एचबी लेवल 6 ग्राम से कम है तो ये पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और लास्टली ये लोग ट्राई कर देते हैं और पेशेंट को कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो दे एडवाइज ईच एंड एवरी पेशेंट टू गो फॉर द हिस्टेक्टोमी। सो होम्योपैथी ही हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है और होम्योपैथी से ही हम लोग इसका पेशेंट का इलाज करते हैं, तो हमको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दूसरा चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग हार्मोन की बात कर रहे हैं, तो हार्मोन में दो तरह के हार्मोन होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में दो तरह के हार्मोन आते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। और प्रोजेस्ट्रॉन अकेला हार्मोन आता है। तो अभी जो लेटेस्ट प्रैक्टिस गायनेकोलॉजिस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग अ कंप्लेन ऑफ पेरीमेनोपॉजल एयूबी, मेनोरेजा, मेट्रोरेजा, वो है आईयूसीडी इंसर्शन। सो आईयूसीडी जो होती है उसका नाम है मिरेना। तो जो मिरेना होती है हमारी जो नॉर्मल कॉपर टी हम जो बोलते हैं, उस कॉपर टी में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है और वो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन एवरीडे फीमेल के बॉडी में रिलीज होता है। तो उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम जो बनता है, जो मैंने आपको बोला कि नॉर्मल एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है 4.5 टू 5.5 mm, तो जो ये नॉर्मल एंडोमेट्रियम जो हमारा होता है वो बनना ही बंद हो जाता है। तो ये एक ऑल्सो
नया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जो पेशेंट को गर्भाशय नहीं निकालना है तो गायनेकोलॉजिस्ट उसको ये एडवाइस करते हैं कॉमनली प्रैक्टिस में। तो सभी चीज से हमारा होम्योपैथी ही एकदम अच्छी तरह से पेशेंट का इलाज करता है। पर पहले हमको ये जानना है व्हाट इज द मायस्मेटिक बैकग्राउंड behind the development of complaint of abnormal uterine bleeding, either it is menorrhagia or metrorrhagia, hypomenoria or oligomenoria। अगर पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि पेशेंट को यूट्राइन फाइब्रोड है, पेशेंट को एडिनोमायोसिस है, और उसके साथ पेशेंट की माहवारी अनियमित हो गई और ज्यादा हो गई है, तो वो माइजम जाएगा हमारा साइकोटिक। और अगर पेशेंट आता है और वो बोलता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, सभी लोग सुन पा रहे हैं ना मेरी बात को? डॉक्टर नेहा, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके, आई विल कंटिन्यू विद माय सेशन डॉक्टर नेहा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमको पहले मायोजम डिसाइड करना पड़ता है। तो पहले जो अगर पैथोलॉजी होती है तो मायोजम होता है साइकोटिक। अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है और साइकिल ऐसे ही इरेगुलर हो गई है, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे ओवरियन फॉलिकल्स है वो कम हो गए और उसकी वजह से देर इज अ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवरीज फंक्शन नहीं कर रही है, एचपीओ हमारा फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो केसेस में हम उसको बोलते हैं सोरिक मायोजम। और जब when the patient developed the either carcinoma of cervix is there, or the discharge is very clotted, very offensive, dark in a color, and flow more at the time of the night, so this type of the patients are coming with the syphilitic miasm। तो पहले हमको मायोस्मेटिक बैकग्राउंड डिसाइड करना पड़ता है पेशेंट का। और अभी मैं बात करना चाहूंगी कि कौन कौन सी होम्योपैथिक जो दवाइयां है वो हमारे केसेस में ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है इन केस ऑफ मैनोरेजा। अगर हमको प्रैक्टिस करना है इज लाइक अ जनरल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथी के हिमोस्टेटिक दवाई देनी है, तो हमारी पॉपुलर हिमोस्टेटिक दवाई जो होम्योपैथी में है वो है हेमामेलिस। सो वी कैन यूज अ हेमामेलिस ऑन द पेशेंट। सो हेमामेलिस इज वेरी गुड ड्रग फॉर द heavy bleeding per vagina, and the bleeding color is a freshly oozing blood is there, and profuse in a quantity with the soreness is there, then we have to prescribe a hemamelis to the patient. So hemamelis is one of the good drug for the dark red passive painless type of the bleeding is there to the patient, then we can try the hemamelis, and hemamelis is working as a homeopathic hemostatic। नाउ दूसरा जो होम्योपैथिक हीमोस्टेटिक है और मैं प्रैक्टिस में ज्यादातर यूज करती हूँ वो है जोनोशिया अशोका। सो जोनोशिया अशोका इज हेल्पफुल फॉर controlling any of the menstrual irregularity, either patient is suffering from the menorrhagia, metrorrhagia, amenorrhea, polymenorrhea, anything is there, I prescribe Jonosia Ashoka in the mother tincture form, and this is going to be helpful like anything। So Jonosia Ashoka is also acting as a hemostatic। and तीसरा जो hemostatic है वो है एरिगारोन। so एरिगारोन is also one of the good hemostatic, and this in this condition when the patient is having a profuse gushing type of a bleeding and patient has to use the thick number of the sanitary pad, means the patient has to use 4 or 5 number of the sanitary pads, the patient is having a bright red color of the discharge, and the patient is also having a urinary complaint along with the heavy bleeding per vagina, so in this case we have to use arigaron on the patient। बराबर है? तो ये हमारा बात हुआ हिमोस्टेटिक का ना। अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट एट द एज ऑफ 40-45 ईयर पे आया और वो बोल रहा है कि मेरे को माहवारी बहुत ज्यादा आ रही है, तो हमारा पहला जो प्रिस्क्रिप्शन होगा पेशेंट के ऊपर वो होगा साइक्लामेन। सो साइक्लामेन इज गोइंग टू बी कवर each and every irregularities there, either patient is having a profuse
membranous clotted type of the discharge is there, menorrhagia is there, manometrorrhagia is there, whatever thing is there, cyclamen is going to be helpful on the patient. So heavy bleeding per vagina is there along with the complaint of vertigo, headache, and patient is severely anemic with this condition, then we can to try on a patient cyclamen. और दूसरा है when patient is suffering from the anemia and patient is having a heavy bleeding per vagina is there, then also we can, and the patient constitution is fair, fatty, and flabby is there, then we can try on the patient is also the calcarea carb. So calcarea carb and cyclamen is working good when the patient is the anemic one and patient is having a complaint of the irregular menstruation cycle. और दूसरा important drug है amon carb. So amon carb patient is having a too early, too long lasting, too profuse type of the discharge is there, and patient is having a cholera-like symptoms at the commencement of the menses, then we have to prescribe the amon carb on the patient. And patient is very delicate woman, and in our Allen's keynote, it is mentioned that the patient is having a smelling bottle in her hand. So too early, too profuse, too long-lasting discharge with the rawness, soreness of the thighs, and the pudenda is there, then we have to prescribe. The discharge is that much acrid. This produce the rawness and the soreness of the thighs, as well as the patient is having a complaint of the burning micturition. Then we have to prescribe the amon carb on the patient. Another good drug is the काली carb. तो कहीं पेशेंट हमारे पास आते हैं कि मैंने एक बार अबॉर्शन करवाया है, तो अबॉर्शन के बाद मेरे को माहवारी में अनियमितता हो गई है, तो वो पेशेंट के ऊपर हम काली कार्ब यूज कर सकते हैं. So kali carb is also one of the good drug for the complaint of menorrhagia. Metrorrhagia is there after a abortion. This type of conditions are going to be developed to the patient. So menorrhagia after curettage or menorrhagia after abortion, then we have to choose the kali carb. और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन में बताना चाहती हूँ कि हम लोग चाइना भी यूज कर सकते हैं. और एट द change of a life, the woman is suffering from the menorrhagia, then also we can try on a patient lachesis. So lachesis is also one of the good drug. Blindly हम prescribe कर सकते हैं. Either you go for the hemostatic or either you go for the lachesis on the patient, and this will also solve the complaint of the menorrhagia as well as the metrorrhagia to the patient. और दूसरा prescription, when the patient is severely anemic is there, then we can choose the China. और एक और hemostatic है, वो है phosphorus as well as the millefolium is there. So this also we can use on the patient for the complaint of the China, phosphorus as well as the millefolium. So when the discharge is profuse, bright red in color, and the patient is anemic one and patient is very anxious one due to the discharge, then we have to think about the China, we have to think about the phosphorus, also we have to think about the millefolium. Or then patient is coming with the pathology like a uterine fibroid, or the patient is coming with the pathology of adenomyosis, or patient is having a endometrial hyperplasia or endometriosis is there. So in this type of a pathology, the choice of drug is the Sabina, Cicalcor, Sepia, Trillium pendulum, or Thalassemia, Bursa, and the Ustilago. So when any of the pathologies there, and due to this pathology, patient develop the complaint of menorrhagia, metrorrhagia, or EUB is there, either we have to choose the Sepia, either we have to choose the Sabina, Cicalcor, Trillium pendulum, Thalassemia bursa, or Ustilago. तो कब हमें थैलेप्सी चूज करना है और कब हमें यूस्टिलागो चूज करना है? तो when the patient is having a complaint of a dark, clotted, too early discharge is there, and every alternate period the bleeding is very profuse and profuse with the pathology, then we have to choose the thalassemia on a patient. And when the uterus pathology
with the hypertrophy condition of the uterus is there and fibroid is there and cervix is not in good condition, then we have to choose the Eustilago. And the bleeding is dark and uterus is bulky and very painful, then we have to choose the Eustilagon patient. And when we have to choose the Sabina, so Sabina is useful for hot, watery, mixed type of a discharge is there. So sometimes the discharge is bright red, sometimes the blood is dark clotted. So in this condition, we have to choose the Sabina on the patient. So Sabina is also knowing in a practice as a homeopathic curative. So if anyone is suffering from the endometrial hyperplasia, I always try the Sabina on the patient, and this helpful so much in the practice. And another drug, Lycolacesis, at the perimenopausal and menopausal age, we can also prescribe the sepia. So each and every type of menstrual irregularities are going at the climacteric. This is going to be covered up with the sepia. Now, when we have to choose the sickle cord, so sickle cord, I already inform you that when patient is complaining about, मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट अगर बोलता है कि मैंने अबॉर्शन करवाया और उसके बाद मेरी माहवारी अनियमित हो गई है, तो हम लोग काली कार यूज कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग सिकल कॉर भी यूज कर सकते हैं. और यहाँ पे along with the complaint of menorrhagia and metrorrhagia in sickle core patient, there is also present of a foul smelling leukorrhea is also there. Or trillium pendulum. So trillium pendulum is one of the good drugs when at the climacteric the woman is suffering from any polyp or fibroid or adenomyosis and the menstrual discharge is lasting long, more than 2 weeks, and it is profuse in a quantity, then we have to try on a patient trillium pendulum. So these all are the homeopathic prescription, and I always cover up this all prescription with any of the miasmatic background drug. So I prefer either Thuja, either Placosus, or either I prefer a drug like a Sepia on the patient. And if you are prescribing a miasmatic prescription to the patient, then your patient getting a complete cure with the homeopathy. And in practice, when the patient is coming, the USG investigation is very very important. हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम होम्योपैथ है तो हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है. हमारे लिए भी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है. इन्वेस्टिगेशन अगर हम करवाएंगे और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि पेशेंट को पैथोलॉजी है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा. Without investigations, we cannot completely cure patient of the menorrhagia or metrorrhagia और पेरिमेनोपॉजल चेंजेस. अगर आपको कोई क्वेश्चन है और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. डॉक्टर नेहा, anyone has any question or any queries there? Almost I cover up all the things. Dr. Neha, are you there? So can I leave my session? Any question? Any queries there? मैडम एक मिनट, नेहा मैडम है और अभी अभी हमारे पास है टाइम 7:30 तक ये फॉर्म चलता है, तो अभी नेहा मैडम है रूम में. डॉक्टर नेहा मैडम, अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आई हेलो विल एबल टू हेलो. डिस्कस इट. यस यस मैम. एक्चुअली वो अनम्यूट नहीं हो रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू अनम्यूट माई सेल्फ. हाँ जी. ओके ओके मैम. या इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन मैम. आपने बताया, हमारी हाँ, स्लाइड नहीं चल पाई मैं एक्चुअली. स्लाइड मेरी देख नहीं स्लाइड बताने लोड भी हो वाली गई, थी, तो लेकिन मेरे क्योंकि को कम्युनिकेशन नहीं मैंने हो पा मेरे रही थी तो केसेस वो चल ही नहीं पाई. हाँ जी. मैंने मेरे केसेस भी शेयर किए हैं, उसमें थोड़ा हाँ इन्वेस्टिगेशन जी. वाला रिजल्ट वाला पर नहीं हो पा रहा है. कोई बात नहीं है. हाँ अगर जी. हाँ किसी जी. को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. हाँ और जी. आई ऑलवेज प्रीफर miasmatic background along with the specific drug on a homeopathy as well as the param phos 6x यस is यस also acting excellent in case of यस a complaint of amenorrhea either is there or menorrhagia, metrorrhagia, anything is there. Param यस phos मैम. 6
also going to Yes. give a good result. Yes, yes, yes. Yes, मैम। राम परवेश शाह सर जी कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू नेहा कक्कर, कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर हिना शाह, वेरी नाइस, बहुत थैंक यू अच्छा, सर। शानदार मैं शानदार। इतना हिंदी में क्या? नहीं बोल पाई हूँ सर, पर अच्छा अच्छा। अगर स्लाइड विजिबल होती तो थोड़ा ज्यादा बेटर हाँ रहता था हाँ सर हाँ, हमारे या लिए। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, अभी नेहा के अब साथ में मेरे हो हिंदी सेशन में सर गया। हमेशा प्रॉब्लम ही आता है, हाँ इंग्लिश सेशन में हाँ, स्लाइड चल जाती है। हो जाता। नहीं, बहुत अच्छा, आपने जो है लॉट ऑफ मेडिसिन, बहुत शानदार दवाएं होम्योपैथिक में बताए, जिसमें हाँ उनको, हाँ हाँ, जैसे अभी लास्ट फेरम फॉस इज द गुड रेमेडी फॉर ब्लीडिंग, है ना। चाइना है, मिलीपोलियम है, हेमामलिस है, सिकल कॉर है, जी सर। काली कार बताए कि जो हाँ है मेनोपॉज के कंडीशन में जो है, तो बहुत हाँ। अच्छा, शानदार और बहुत बढ़िया। थैंक यू हीना शाह मैडम, वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर। यस, और किसी की कोई क्वेश्चंस हो तो वो ये पूछ सकता है मैम से। कि जैसे मैम ने मेनोपॉज में बताया, मैंने जैसे ग्राफाइटिस और सिमिसिफ्यू का भी बहुत अच्छा मैम काम करती है कंपोनेंट। हाँ यस यस मेनोपॉज। यस, करती है करती है यस मैम। करती है। जैसे इफ देयर इज हॉट फ्लशेस में। पैथोलॉजी इज देयर, देन यस ग्रेफाइटिस मैम। इज ऑलवेज वर्किंग गुड। यस, ग्राफाइटिस में जैसे स्किन की ड्राइनेस के चेंजेस या स्किन प्रॉब्लम आ जाए अगर आपको मेनोपॉज के टाइम। हाँ पर सिमिसिफ्योगा में। हाँ जी, हॉट हाँ जो मेरा हाँ पर्सनल हाँ एक्सपीरियंस है मैं वो ये बता रही हूँ, और हॉट फ्लशेस में, नर्वस यस मैम। ट्रबल्स पर में हमारा सिमिसिफ्यू का भी बहुत डिस्कशन बढ़िया पहले काम था करता है। पैरेंट चेंजेस, माहवारी की अनियमितता है, तो मैं एक दूसरा सेशन लेती हूँ ना, तब आपको मेनोपॉज रिलेटेड डिस्कस कर सकती हूँ, हॉट फ्लशिश के लिए क्या आता है, और ड्राइनेस ऑफ वजाइना यस के मैम। लिए क्या आता बिल्कुल मैम। है, फिर यस। यस। साइकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स क्या आ सकता है, वो हम दूसरे सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये पेरीमेनोपॉज जो वर्ड है वो अभी कॉइन किया गया है। पहले हम लोग सिर्फ मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज वर्ड यूज हाँ करते थे, तो मैम पेरीमेनोपॉज इज इक्वल। यस मैम। यस मैम। यस, यहाँ पे पेरीमेनोपॉज अभी ज्यादा हो गया है वर्ड। यस मैम। पेरीमेनोपॉज के ही पेशेंट आते हैं प्रैक्टिस में बिल्कुल ज्यादा, और बिल्कुल मैम। ये चीज ही लेके आते हैं हमारे पास कि माहवारी बहुत ज्यादा आती है और नहीं आती है, ऐसा है। यस मैम। एक यहाँ पे सलाह एक देते क्वेश्चन हैं है, इन केस मैडम, ऑफ ब्लीडिंग मैडम हाँ एक बोलिए सर। अच्छा डिस्पेंस। सलाह दे रहे हैं। माहवारी के लिए जो ज्यादा ब्लीडिंग होता है या और प्रॉब्लम होता है, तो हम जैसा सलाह देते हैं कि जो बच्ची या जो महिलाएं 3 दिन तक यदि स्नान नहीं करें, यानी माथा ठंडा नहीं होना चाहिए या पेट ठंडा नहीं हो, तो वह प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, समझे ना। ये जो हमारे शास्त्रों की ऑपरेशन, तरफ से जाता है, और दिस डायरेक्टली हाँ एक्ट ऑन अवर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरिन एक्सिस सर। यस। हाँ, कोल्ड वाटर बाथिंग जो है ड्यूरिंग हाँ प्रेगनेंसी नहीं करना चाहिए 3 दिन तक। बराबर है सर। ठीक ठीक। ओके। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ ब्लीडिंग हाउ यू रिपीट और डिस्पेंस। हम्म। मैम क्या पूछना चाहते हैं? पूछ रहे हैं ब्लीडिंग की केस में आप रिपीट रिपीट कैसे करते हैं। रिपीट, आई गेस हाँ रिपीटिशन तो देखो, ऑब्वियसली एक्यूट अगर ब्लीडिंग में हमने बार बार हम पेशेंट को, करेंगे। हाँ जी। हाँ अगर हमने पेशेंट को हेमामेलिस दिया है, तो मैं हेमामेलिस 3 दिन तक देती हूँ पेशेंट को 200 पोटेंसी में, टीडीएस डोज में, और फिर पेशेंट का ब्लीडिंग खत्म हो जाता है, देन आई स्विच ओवर माय पेशेंट टू फैरम फॉर 6x, बिकॉज ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट को एनीमिया डेवलप होता ही है, तो वो ठीक है कवर अप मैडम, करने ओके। के लिए अगर हम बिल्कुल एनीमिया क्योर नहीं करेंगे, तो पेशेंट का फिर से मैनोरेजा का कंप्लेंट स्टार्ट होगा, तो उसकी वजह से मैं कवर अप फैरम फॉस के साथ करती बिल्कुल। हूँ। और दूसरा, हमको साइकिल रेगुलर करना है, तो हम लोग जोनस शासो का प्रेफर कर देते हैं, तो यस। जोनस शासो का मदर टिंचर विल बी कंटिन्यू एंड फैरम फॉस इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। थैंक यू, बहुत ओके। बढ़िया। ओके। ओके मैम, तो ये बहुत ही अच्छा सेशन था मैम। और अभी आपने जैसे कहा, आप मेनोपॉज का एक और हम सेशन रख सकते हैं जहाँ ऑड फ्लैशेस और जो अदर अदर सिम्टम आते हैं मेनोपॉज के टाइम, उसमें हाँ क्या हाँ, वो हम थेरेप्यूटिक्स रहते हैं डिस्कस कर सकते और हैं किस तरह मैडम। से हम मैनेज करते हैं। तो हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। देखो आपको मिला।
तो हाँ, मैं बहुत बहुत साक्षी सर को धन्यवाद बोल डॉक्टर दूंगी। हिना का ओके, एंड थैंक यू सो मच सेशन के लिए। इंटरनेशनल फोरम फॉर अभी हमारे, प्रमोटिंग इन हाँ होम्योपैथी, जी, फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द हिंदी हाँ जी, सेशन, एंड एनके सहानी सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी अ प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घर घर यस, होम्योपैथिक, थैंक यू घर घर थैंक यू। तो अभी होम्योपैथिक। हमारे हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और ओके, इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजिनी मालियकर को। धन्यवाद। हाँ। ओके, चलो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक शुभ यू रात्रि। डॉक्टर नेहा काकर।